Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography class 5th part 2. This is presented by me Harpreet Singh. So ये टॉपिक्स हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे Why Earth is called as a blue planet, different layers of atmosphere, importance of biosphere and global warming। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first topic is hydrosphere। हाइड्रोस्फीयर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। What is hydrosphere? The area of Earth's surface which is covered by water is called hydrosphere। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीजें आती हैं? जितना भी वाटर प्रेजेंट है, चाहे वो ओशंस में है, सी में है, चाहे वो रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में है, ग्लेशियर की फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर वाटर वेपर है, क्लाउड्स की फॉर्म में है, वो सारा का सारा वाटर कंबाइंड फॉर्म में, दैट फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो चलो अब इसको मैप की मदद से देखते हैं हम। कैन यू सी दिस मैप? इस मैप को आप ध्यान से देखो। आप देखोगे कि लैंड वाला पोर्शन कम है और वाटर वाला, ये जो ब्लू वाला लाइट ब्लू पोर्शन है, ये ज्यादा है। हम जितना भी पोर्शन लगा लें, ठीक है, ये जितना भी लैंड है, आप देख सकते हो ग्रीन लैंड जो आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे भी देखो ये भी पूरा व्हाइट है। इसमें इट मीन्स यहाँ पे परमानेंट आइस की शीट्स हैं, आइस की लेयर्स हैं। और एंटार्क्टिका तो हमें पता ही है कि परमानेंटली वहां पे आइस शीट से कवर रहता है, वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो परमानेंटली आइस से कवर रहता है, वो जो आइस है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे इंडिया है हमारा, तो यहाँ पे हिमालयाज माउंटेन रेंजेस भी हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग जगह पे माउंटेन रेंजेस हैं। ये जो रशिया है, आपको यहाँ पे हम देखेंगे रशिया, तो ये साइबेरिया वाला रीजन पड़ता है, ये भी पूरा फ्रोजन है। यहाँ पे ये रीजन हमेशा स्नो से, आइस से कवर रहता है। तो इतना सारा वाटर है, तो हाइड्रोस्फीयर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पूरी अर्थ में अगर हम देखें तो अराउंड 29% लैंड है और 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है अर्थ का। ठीक है, और जब स्पेस से देखते हैं अर्थ को, तो वो अर्थ ब्लू कलर की नजर आती है बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर की नजर आती है, और इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखो ये हम देख चुके हैं, 71% वाटर से कवर्ड है अर्थ सरफेस एंड 29% इज लैंड। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब आप यहाँ पे पढ़ो, देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब ऐसा किसी पोइट ने क्यों कहा होगा? ऐसा पोइट ने सी को देख के, ओशंस के वाटर को देख के कहा कि जहां भी देखो हमें पानी तो नजर आ रहा है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। कि पानी तो बहुत है, ओशंस में, सीज में वाटर तो बहुत है। आप देख रहे हो, ये देखो कितना सारा वाटर है पूरी अर्थ में, इतना ज्यादा वाटर है कि हमें स्पेस से अर्थ ब्लू नजर आती है, लेकिन फिर भी पीने के लिए एक बूंद नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं पोइट। तो ऐसा पोइट ने कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आप देखोगे, अगर हम हाइड्रोस्फीयर को 100% माने, तो हम देखेंगे कि 97% से ज्यादा वाटर ओशंस में है और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। अब ये ओशन वाटर और फ्रेश वाटर का क्या डिफरेंस हुआ? देखो, ओशन वाला जो वाटर है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, उसमें सॉल्ट्स एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेश वाटर को हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रेश वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में पानी डाल सकते हैं। ओशन वाटर को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टी होता है, और सॉल्टी वाटर अगर आप पियोगे तो एक तो आपको बार बार प्यास लगेगी, आपका गला खराब हो जाएगा, प्लस आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा सॉल्ट्स, इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं कि आपकी बॉडी इसे फिल्टर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर हम सॉल्टी वाटर पीते हैं तो जान भी जा सकती है। इसीलिए सॉल्टी वाटर को देखकर पोइट ने कहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, क्योंकि हम इतना सारा पानी है, लेकिन क्या करें, इसे हम पी तो सकते नहीं है। और ये जो आपको फ्रेश वाटर नजर आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि 2.5% इज फ्रेश वाटर। अब ये 2.5% पूरी दुनिया में जितना पानी है उसका 2.5% फ्रेश वाटर है, लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है इसका भी मोर देन हाफ वाटर ये फ्रोजन फॉर्म में है। हमने देखा ना, एंटार्क्टिका पूरा का पूरा आइस शीट से कवर है। ठीक है, क्या आप उस आइस वाले वाटर को यूटिलाइज कर सकते हो? हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि प्यास लग रही है और हम एंटार्क्टिका जाएंगे और एक आइस का पीस लेके आएंगे, उसे पिघलाएंगे फिर पिएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं इतनी दूर जाकर थोड़े से वाटर के लिए? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। वो फ्रेश वाटर का जो कंटेंट है या तो हम ग्राउंड वाटर से यूटिलाइज करते हैं, या फिर जो ऊपर पॉन्ड्स में, लेक्स में वाटर है, या फिर रिवर्स में जो वाटर फ्लो करता है, दैट इज फ्रेश वाटर, हम उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है, इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है, बार बार स्टूडेंट्स को कहा जाता है, वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, इसे वेस्ट मत करो। जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप को खुला मत छोड़ दो, टैप को क्लोज कर दो, मग में वाटर लेके फिर आप ब्रश करो, ताकि हम ज्यादा वाटर को वेस्ट ना करें। जब हमें हैंड वॉश करने हैं तो टैप को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप टैप को खोलकर भी हैंड वॉश कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करके, ये छोटी छोटी चीजें करके हम लोग फ्रेश वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ओशंस ही है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये हम देख चुके हैं, हमने मैप में देखा था कि वो सारे के सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं। हम लोग सिर्फ स्टडी पर्पस से अलग अलग पार्ट करके उसके हम पढ़ते हैं, लेकिन सारे के सारे जो ओशंस है वो एक ही वाटर बॉडी है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज लार्ज वाटर बॉडी। अब देखो, ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशन का जो पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, हमें लगता है ओशन में वाटर है तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा मूव करता रहता है। थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो ओशन में जो वाटर है वो थ्री टाइप की उसमें मूवमेंट्स होती हैं। वो कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। 5 मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब ये जो 3 टाइप की मूवमेंट्स हैं इसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, और ये जो 5 ओशंस हैं अब इसे हम 1 बाय 1 इनके बारे में भी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ओशन। 1/3 ऑफ अर्थ का रीजन जो है वो पैसिफिक ओशन ने ही कवर किया हुआ है। So it is the deepest ocean also. Why deepest ocean? Because the deepest point on earth, that is Mariana Trench, that is situated in Pacific Ocean. और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर शेप है। इन्हें हम मैप की मदद से देख लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सर्दर्न ओशन। सर्दर्न ओशन आप देखोगे अंटार्कटिका को सराउंड करता है। ठीक है, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे प्रेजेंट है। अब इंडियन ओशन देखो, इट इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। तो देखो आपकी हमारी कंट्री की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी और कंट्री के नाम पर किसी ओशन का नाम नहीं रखा गया है, लेकिन हमारी कंट्री के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और इस ओशन की शेप कैसी है? इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। तो इसको भी हम मैप में देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अब ये बिजिएस्ट ओशन क्यों है? क्योंकि देखो, नंबर 1, इसकी हाईली इंडेंटेड कोस्टलाइन है। आप देख सकते हो इंडेंटेड कोस्टलाइन। अब ये इंडेंटेड क्या होता है? अब ये देख सकते हो, ये आपने देखा है सॉ बनी हुई है। देखो, इससे वुड के पीसेस कट करते हैं। ठीक है, तो इंडेंटेड मींस कि ऐसे 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 जैसे दांत बने होते हैं ना किसी के। ठीक है, ऐसे जैसे शार्क के दांत बने होते हैं, तो इस टाइप में इंडेंटेड होती है कोस्टलाइन। इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे पोर्ट्स बनाना बहुत इजी रहता है। ठीक है, नेचुरली ये पोर्ट्स की शेप में ही बने होते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रेड जो है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा ट्रेड अटलांटिक ओशन के अक्रॉस जो कंट्रीज हैं उन्हीं में होता है। ठीक है, इसीलिए इट इज द बिजिएस्ट ओशन। और इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप एस शेप है, ये भी हम देख लेंगे। नाउ द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन। देखो आर्कटिक ओशन क्या है, हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में देखा था, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, उसके ऊपर जो ओशन है दैट इज आर्कटिक ओशन, और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है? दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। सो अगेन ये मैप हम देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, कैन यू सी दिस? देखो, हाफ सर्कल तो ये यहाँ पे होता है और हाफ सर्कल ये इस साइड आता है। तो दिस इज सर्कुलर इन शेप, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, और पैसिफिक ओशन में ही यहाँ एक पॉइंट पड़ता है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, दैट इज मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें अटलांटिक ओशन, सो दिस इज अटलांटिक ओशन, और ये देखो अटलांटिक ओशन एस शेप में है। ठीक है, अटलांटिक ओशन इज एस शेप्ड। और ऊपर देखो ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज आर्कटिक ओशन। देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, दिस इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, एंड दिस इज, अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो इंडिया, और ये इंडियन ओशन है, दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप। कैन यू सी दिस?
ट्रायंगुलर इन शेप। और ये नीचे जो अंटार्कटिका को सराउंड करता है दैट इज सदर्न ओशन। ठीक है, तो ये सारे ओशंस हम देख चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, देखो ये कंट्रीज हैं कनाडा, यूएसए, और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। कैन यू सी दिस, कितनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो यहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है। देखो यूरोप के साथ होता है, अमेरिका का होता है। और उसके अलावा अगर अमेरिका को कोई चीज चाहिए, अमेरिका कोई सामान चाहिए, तो अमेरिका कहाँ से, अगर उसको इंडिया से कोई सामान चाहिए तो वो कैसे मंगवाता है? क्या वो इंडिया से ऐसे मंगवाएगा, ऐसे घूम के जाएंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। देखो अगर इंडिया से कोई सामान मंगवाना होता है तो भी इसी अटलांटिक ओशन का ही यूज होता है। वो कैसे होता है? देखो जैसे इंडिया में यहाँ पे मुंबई है, यहाँ से कोई चीज मंगवानी है तो ये देखो आप यहाँ से, ये बिल्कुल ओपन रास्ता है, यहाँ से जाते हैं। ठीक है, और फिर यहां से जाकर फिर से इसी ओशन से होके जाना पड़ता है। दैट इज वाई ये बिजिएस्ट ओशन। ठीक है, अब ये एक दूसरे मैप की मदद से मैं आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करता हूं। जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज पैसिफिक ओशन। अब मैंने आपको यहाँ पे सारा पैसिफिक ओशन दिखाया है। ठीक है, इस मैप को हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो दिस इज कनाडा, यूएसए, तो ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ये आप देख सकते हो दिस इज एशिया। ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो दिस इज पैसिफिक ओशन और ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है? देखो ये आप देख सकते हैं, यहां से एक लाइन आ रही है, देखो आप। तो ये लैंड अलग है और ये लैंड अलग है, बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा वाटर पैसेज है। तो आपको याद है कि वाटर पैसेज, एक नैरो वाटर पैसेज जो टू लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। सो ये स्ट्रेट, ये नैरो पैसेज जो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अब बारी है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेयर ऑफ गैसेज which surrounds the earth is called the atmosphere। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर होती है, एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, और उस गैस में से एक गैस है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना हम लोग ब्रीथ नहीं कर सकते, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमें भी चाहिए, ऑक्सीजन एनिमल्स को भी चाहिए। ठीक है, और प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट एटमॉस्फेयर। तो हम सबको, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, विदाउट एटमॉस्फेयर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। और आगे हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल इफेक्ट से, हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सन है, यहाँ से रेज आ रही है हार्मफुल रेज, लेकिन ये यहाँ से सरफेस से टकरा के वापस चली गई। ठीक है, ये अंदर तक नहीं आ रही है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स, वो हमें सन की हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करती हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। लेकिन ये एक लेयर नहीं होती, एटमॉस्फेयर इज नॉट सिंगल लेयर। एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो आप देखो अगर यहाँ से सरफेस से अगर हम देखें तो ऊपर तक, मतलब आप सरफेस पे जहां हम खड़े हैं लैंड से अगर स्काई की तरफ ऊपर हम 1600 किलोमीटर तक जाएं तो वहां तक एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है, तो हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हुए हम लेयर्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है जहां पे जितना भी क्लाइमेट फिनोमिना है वो सारा होता है। जैसे क्लाउड्स होते हैं, रेन होती है, लाइटनिंग होती है, बिजली निकलती है ना कभी स्काई में, लाइटनिंग होती है, तो वो सारा फिनोमिना कहाँ होता है? ये सारा का सारा फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड लेयर जो आती है ऊपर जाते हुए, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। देखो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्लाइमेटिक फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते, रेन, लाइटनिंग, ये सब चीजें नहीं होती, और इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर एक आइडियल प्लेस होता है जहां पे जेट प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर फ्लाई नहीं करते, वो नीचे वाले लेयर में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल जहां पे स्टार्ट होता है सिर्फ वहां फ्लाई करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वहां पे क्लाउड्स नहीं होते और उनको फिर फ्लाई करने में बहुत इजी रहता है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। और उसके बाद थर्ड लेयर होती है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में आप ये देख सकते हो, कैन यू सी दिस, ये क्या नजर आ रहा है आपको? सो ये है आपका, देखो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में बहुत बड़े बड़े स्टोन के, रॉक के पीसेस भी होते हैं, ठीक है, उनको हम मीटियोर्स कहते हैं। तो जब वो कभी अर्थ की तरफ आने लगते हैं, अर्थ पे गिरने लगते हैं, तो मीजोस्फीयर में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनको आग लग जाती है, ठीक है। तो देखो जब भी ये मीटियोर्स अर्थ की तरफ आने लगते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होता है और मीजोस्फीयर लेयर में उन रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस को आग लग जाती है, ठीक है। समटाइम्स तो वो वहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं मीजोस्फेयर में ही, और समटाइम्स वो जले हुए पीसेस अर्थ पे भी आ जाते हैं, अर्थ पे भी गिर जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। आप यहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि टूटता तारा देखा है उन्होंने स्काई में। एक्चुअली वो तारा नहीं होता, एक्चुअली वो मीटियोराइट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेस से नीचे गिर रहे होते हैं। और ये ऐसे पूंछ उनकी इसलिए बनी होती है बिकॉज उनमें आग लगी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। देखो थर्मोस्फेयर इसे बोलते हैं, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो इस लेयर में जाके टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यहां पे इस लेयर में, थर्मोस्फेयर में, सैटेलाइट्स फ्लो करते हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट्स है यहाँ पे, और ये सैटेलाइट्स वो टूल है जिसकी मदद से हम लोग घर बैठे टीवी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, घर पे बैठे हम लोग टीवी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर एक ट्रांजिशन जोन होता है एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में, मतलब काफी दूर तक एटमॉस्फेयर का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एग्जॉस्फेयर सिर्फ एक ट्रांजिशन जोन है जो आउटर स्पेस के और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस प्रेजेंट होती हैं। देखो हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस। गैसेस मींस एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या बेनिफिट है, ऑक्सीजन हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या बेनिफिट है, देखो नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं, हमारा साइज इंक्रीज होता है, तो वो हमारी बॉडी बनाने में, हमें हमारी ग्रोथ करने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। सिर्फ एनिमल्स का ही नहीं, प्लांट्स का ग्रोथ करने में भी नाइट्रोजन का रोल होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बेनिफिट है, इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयरफॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म। अब देखो ये इसका बेनिफिट भी है, और अगर ज्यादा हो जाए तो साइड इफेक्ट भी है, ठीक है, नुकसान भी होता है। इसको हम आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, हमें ब्रीथ करने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या, कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने कितने परसेंट कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, 20.9%, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन गैस है 0.9%। उसके बाद अदर गैसेस आती हैं, टोटल आपकी 0.17%। और ये देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना कम अमाउंट है इसका, 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो ये कितना कम अमाउंट है, 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना कम है बाकी गैसेस से। नाइट्रोजन देखो 78%, ऑक्सीजन 20.9%। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखो कितना कम है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जो अमाउंट है, अगर ये इतना भी बढ़ जाए तो भी वो अर्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब वो कैसे हार्मफुल है तो इसको आगे देखते हैं। कैन यू सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। ये देखो अर्थ के पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, अर्थ को बहुत गर्मी लग रही है। ये आप देख सकते हो, ये थर्मल पावर प्लांट है जहां से बिजली बनती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, यहाँ पे ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इसमें हम लोग कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, इसमें कोल बर्न करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन उससे हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होती है तो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। पूरी दुनिया के टेम्परेचर, जिसको हम ग्लोबल टेम्परेचर्स भी कहते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तभी देखो अर्थ के पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, ये आप देख सकते हो, ये
पर्सन तो मजे कर रहा है, कार चला रहा है, लेकिन देखो कार में से कितना हार्मफुल धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, तो ये व्हीकल से भी पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन जब हम क्रिएट करते हैं इससे CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, CO2 की परसेंटेज बढ़ जाएगी और उससे पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो हमें रिसोर्सेज जो अर्थ के हैं उसके यूज को लिमिट करना पड़ेगा। जैसे हमें ज्यादा ट्रीज नहीं कट करने चाहिए, ठीक है, हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह की हम थर्मल पावर प्लांट नहीं बनानी चाहिए, हम लोगों को क्लीन एनर्जी यूज करनी चाहिए, हम लोगों को कोल नहीं बर्न करना चाहिए, ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हमें ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। आगे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है हमारे पास, हम CNG वाली गाड़ियां यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, तो हमें वो यूज करनी चाहिए। ठीक है, और हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, हमें ये सब में बैलेंस बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। हम देखो ये डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मीन्स टाइटनेस, डेंसिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैन यू सी दिस, ये क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर जो माउंटेन पे चढ़ते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हो इसकी पीठ पे इसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी किए हुए हैं। देखो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए हुए हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कैन यू सी दिस पिक्चर, ये देखो इसने मास्क लगाया हुआ है। ये देखो अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं यूज करेगा तो इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब आप जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर जाते हो तो जो ऑक्सीजन गैस है जो हमें चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, सारी गैसेस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। जो क्लाइंबर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जैसे आप कभी किसी हिल स्टेशन में जाते हो तो आपको सांस चढ़ने लग जाती है वहां पे, है ना। जब आप हाई किसी हिल स्टेशन, आप कहीं शिमला जाते हो, मसूरी जाते हो, आप ऊटी जाते हो, तो आपकी ना सांस चढ़ने लग जाती होगी वहां पे। आपको एक तो सर्दी भी लगती है हल्की हल्की, ऊपर से आपको बहुत ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा चढ़ते हो और आपको जल्दी से थकान महसूस होती है, आप तेज तेज सांस लेते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम हिली रीजन में जाते हैं तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, इसीलिए आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो तो हैबिचुअल होते हैं, वहां पे शुरू से रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सो देखो द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। तो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, लेकिन इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल हमने देखा था, जिसको हमने 0 डिनोट किया था। तो सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी कहां पे होती है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और इसीलिए ये देखो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। अब देखो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। आप देख रहे हो ना, अगर ये निकाल देगा मास्क तो ये ब्रीथ नहीं कर पाएगा। अब देखो ये एयर प्रेशर और विंड का क्या फिनोमिना होता है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। देखो जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो हमेशा अर्थ पे प्रेशर लगाती रहती है। ठीक है, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये एक एरिया हो गया और ये दूसरा एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो देखो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा एयर कहां से मूव करेगी, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे उल्टा कभी भी नहीं होगा। तो इसको एज अ रूल आप याद रखो, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और जब भी ऐसा होता है, जब भी मूवमेंट ऑफ एयर होती है, ठीक है, तो मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। समटाइम्स क्या होता है, देखो जब विंड चलती है बहुत ज्यादा, अगर आप कहीं ग्राउंड में खड़े हैं, ओपन प्लेस में खड़े हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, समटाइम्स हमें प्रेशर फील होता है, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन से ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि इतना विंड का प्रेशर है कि हम ऑलमोस्ट उड़ ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमें फील होता है, और उस टाइम हम रियलाइज करते हैं कि एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है।
नाउ आवर लास्ट डोमेन, इस चैप्टर का लास्ट डोमेन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। देखो बायोस्फीयर को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि देखो बायोस्फीयर में वो तीनों ही एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, एटमॉस्फेयर आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, लिथोस्फीयर। अगर वो तीनों जोन नहीं होंगे तो बायोस्फीयर कभी हो ही नहीं सकता। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। देखो, इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। अब देखो, सबसे छोटे से छोटा हमारा कोई बर्ड है या बड़े से बड़ा, देखो सबसे बड़ा जो मैमल है इस अर्थ पे प्रेजेंट, दैट इज ब्लू व्हेल, ठीक है। चाहे कोई छोटा एनिमल हो चाहे बड़ा हो, सबको जीने के लिए, बायोस्फीयर सबको जीने के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स की जरूरत है, ठीक है। और एक बात जो बहुत यूनिक है इस प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और किसी भी प्लैनेट पे लिविंग बीइंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये सारी लाइफ को हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एनिमल्स को बिना बात के नहीं मारना चाहिए, ठीक है। उनके जो घर हैं, उनके फॉरेस्ट हैं, उन्हें हमें नहीं कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम किसका पार्ट है, ये बायोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। हमें इन सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब देखो, डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। अब देखो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट किसका पार्ट है, देखा जाए फॉरेस्ट आर लिविंग बीइंग्स। हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फॉरेस्ट के साथ, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बायोस्फीयर को, लेकिन उससे लिथोस्फीयर भी अफेक्ट होगा। कैसे? देखो, जब हम ट्रीज कट कर देंगे तो ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और अगर ट्रीज को ही हम कट कर देंगे तो जल्दी जल्दी सॉइल एरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, देखो हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स हम लोग कूड़ा कचरा जो भी हमारा होता है, हम उसे लेक्स में गिरा देते हैं, हम लोग उसे रिवर्स में गिरा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों ने कूड़ा कचरा हाइड्रोस्फीयर में गिराया, लेकिन उससे हम लोग भी तो अफेक्ट होंगे, बायोस्फीयर के लोग भी तो अफेक्ट होंगे। देखो, रिवर्स में जो फिश है वो भी मर सकती हैं, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण। और उसके अलावा हमें भी तो वही वाटर पीना है, तो वो भी हम लोगों को भी वही यूज करना। अगर हम उसे कोई गंदा करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी आप की लाइफ को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे डोमेन एक दूसरे से अफेक्ट भी होते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।